बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। खैबर पख्तूनख्वा कई दिनों से तूफ़ानी बारिशों और अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब की लपेट में है, जिसने पूरे सूबे में ज़िंदगी मफलूज कर दी है। गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं, खेत खंडरात में बदल गए हैं, मवेशी बह गए और हज़ारों मकानात की दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो गई हैं। अब तक 300 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ, जहां 157 अफराद हलाक हुए। हज़ारों लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने सूबे का ढांचा तबाह कर दिया है। दर्जनों पुल बह गए हैं, अहम शाहराएँ टूट कर बिखर गई हैं। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर हैं। मवासलाती निज़ाम के बैठ जाने से इमदादी टीमों की रसाई मज़ीद मुश्किल हो गई है। खुराक, साफ़ पानी और दवाओं की शदीद किल्लत ने मुतासरीन को कर्ब में मुब्तला कर रखा है। अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए हैं, मगर तिब्बी अमला और सामान दोनों नाकाफ़ी हैं। इम्तदादी कार्रवाइयों के दौरान एक और सानिया उस वक्त पेश आया जब मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचने वाला एक हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया, जिसमें मौजूद 5 एहलकार शहीद हो गए। इन शोहदा को सरकारी एजाज़ात के साथ दफनाया गया, जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान कुर्बान कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दफातर और स्कूल बंद रखने और मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि ये वक्त हौसले अज़्म और यकजहती का है। लेकिन असल सवाल ये है कि जब मौसमियाती ख़तरात और सैलाब की पेशगी वार्निंग मौजूद थी, तो कबल अज़ वक्त इक़दामात क्यों नहीं किए गए? सैलाब और माहौलियाती तब्दीली के नाम पर मिलने वाले अरबों रुपए कहाँ गए? कब तक हम हर साल अपनी बस्तियों, खेतों और प्यारों को पानी के रहमो करम पर छोड़ेंगे, और कब अमली हिकमत अमली इख्तियार करेंगे जो आने वाली नस्लों को इस दोहराए जाने वाले अलमिए से बचा सकेगी? इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है हाजी गुलाम अली ने, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पेशगी वार्निंग और क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट्स मौजूद होने के बावजूद मुतासरा इलाकों में बर वक्त और मौसर हिफाजती इक़दामात क्यों नहीं किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में एक दर्दनाक कहानी बताई, चंद अल्फाज में आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ये हकीकत है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक तो दहशतगर्दी के लपेट में है, एक ऑपरेशन के लपेट में है, और एक अज़ाब इलाही हम कहेंगे कि इस तरह तूफ़ान बारिश जिस तरह बुनीर का वाक़या है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और सैकड़ों लोग वफात पा गए, शहीद हो गए, और लातादाद बच्चे, बच्चियां, मवेशियां पानी में बह गए हैं, और एक दर्दनाक सूरत हाल देखने को किसी की भी हिम्मत नहीं होती। जहाँ तक आपने कहा कि जो वार्निंग इशू होते हैं, इसमें हकीकत पसंदाना राय और एक तरफ जाने के लिए कि एक तो हमारे भाई अवाम इस पे कोई तवज्जो नहीं देती कि ये वार्निंग है और आप अपने घर किधर ले जाएंगे, घर तो उधर। अब ये हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि कम से कम आज के बाद वार्निंग के एरिया जहां सैलाब आता है उसमें तो कंस्ट्रक्शन ना छोड़े। जब हम कंस्ट्रक्शन छोड़ लेते, बनाने की इजाजत दे देते हैं, और फिर ये हर साल हमारे मुल्क को, ये हमारे जितने सड़कें तबाह होती है, जितने हॉस्पिटल, पुल, ब्रिज, ये सब कुछ के तबाह हो जाती है, इसका कौन रिस्पांसिबल है? और इस साल तो इस तरह सैलाब आए कि बिल्कुल उस सैलाब ने ना सिर्फ हमारी इलाके तबाह किए, माईशत तबाह की, बल्कि आप अगर नादरन एरिया में जाए
تو ان لوگوں کا کاروبار بھی تباہ و برباد کرتی ہے. کوئی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں, اور خاص کر اپر دیر, لوہر دیر, بنیر, باجوڑ اور یہ ملحق کے علاقے, اس میں تو سیلاب نے سب کچھ بہا کے لے گیا. تو اس دکھ کی گھڑی میں ہم پاکستان کے بھائیوں سے, خاص کر بزنس کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں. میں بذات خود فیڈریشن کا صدر رہ چکا ہوں, میں اپنے بھائیوں کو پرسنل بھی ان سے رابطے میں ہوں کہ کم از کم صوبائی حکومت اور جو تنظیمیں ہیں سماجی سیاسی, ان کو چاہیے کہ جس جگہ ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے, تاکہ ہم ان کو, جس ہمارے کی میڈیسن فیکٹری ہیں, کہ سیلاب کے متعلق جو میڈیسن کی ضرورت ہے ان کو بھیج دیں. لیکن اس میں اسی حاج طرح صاحب بالکل ہمیں صحیح فرما رہے چاہیے. ہیں. حاج صاحب مجھے ایک چیز تھوڑا سا بتائیے گا, جس طرح ابھی آپ نے پہلے فرمایا اور میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑا جو دہشت گردی کی سچویشن ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور اس کے بعد آپ ہی فرما رہے ہیں کہ عذاب الہی اللہ کا, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں توجہ نہیں دے رہی. تو یہ آپ کو پچھلے 10 سال سے جن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر توجہ اگر نہیں دی جا رہی, اور اس لیول پر کیجولٹیز, اس لیول پر لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, فوت ہو رہے ہیں, تو اس کو لے کر کیوں کوئی وہاں پر توجہ یا کیوں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کہ اتنا ایک کیجولٹی ہو رہی ہے یہاں پر, اتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں اس وجہ سے, تو اس کو ایڈریس کیا جائے. کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی؟ دیکھیں, ایز اے ہول اگر آپ اپنے ملک کی طرف دیکھیں, اپنے صوبے کی طرف دیکھیں, ہمارے سیاسی نظام اتنا مفلوج ہو چکا ہے کہ ہم اگر 4 دہائیوں سے آپ دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے خلاف گرانے اور بنانے میں وقت صرف کر رہے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود اور اس طرح عذاب الہی جو ہے, اور یا سیلاب کو روکنا, اور یا اس ایریے میں کنسٹرکشن کو اجازت نہیں دینا, یہ ہمارے پارلیمنٹ کا کام ہے, اسمبلیوں کا کام ہے. اس میں توجہ نہیں, اور جب آ جاتی ہے تو یہ 5-6 دن توجہ ہوگی کہ بھائی 50,000 روپے دے دیں گے اور کھانا دے دیں گے, اور جس طرح ہم کہتے ہیں میڈیسن دے دیں گے. دیکھیں, یہ حکومتوں کا فرض ہے, یہ حکومتوں کی نااہلی کا ایک بہت بڑا داستان ہے. اور خاص کر یہ 10 سال جو پی ٹی آئی کی صوبے میں حکومت گزری, اس نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. اور اس سے پہلے بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے عوام کو وہ تمام سہولیات مہیا کریں. اب یہ جو گھر بن رہے ہیں اور اس پہ جتنا خرچ آتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگ آئیں اور ان کے گھر بنائیں, تو حکومت کو چاہیے کہ ساتھ ہی 2 کلومیٹر پر آگے جا کے ایک لینڈ ایکوائر کر لے اور ان کو کہہ دے کہ یہاں پر اپنے گھر بنا دو. ساری عمر جھنجٹ سے بچ جائیں گے, اور مخیر حضرات سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھی ان کی مدد کریں. اب اسی جگہ گھر بنائیں گے اور یہ ہر سال اسی طرح سیلاب میں بھیج جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ حکومت کی بھی بہت بڑی نااہلی ہے. اور میں تو تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کروں گا, تمام سیاسی کارکنوں سے, کہ اس دکھ کی اس گھڑی میں ہمیں خیبر پختونخوا کے ان بھائیوں کو, ان بہنوں کے, اور جو نقصانات ہوئے دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے. جو خود جاتا ہے, اگر ایک گھر بنا سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حاج صاحب, لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا میں آپ سے اس پہ بھی بات کروں. 300 سے زائد لوگ اس وقت تک شہید ہو گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. آپ خود فرما رہے ہیں کہ سیلابی ریلا جو ہے یا جو راستہ ہے اس پہ ہر سال اسی راستے کے اوپر کنسٹرکشن کی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایک آپشن نہیں ہے, یہ تو میرے خیال میں کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے کہ اس راستے سے ہر دفعہ سیلاب آ رہا ہے اور آپ پھر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے. اس کو آپ پھر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ اگر ایک رستہ ہے جہاں سے ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں سے ریلے نے گزرنا ہے اور یہاں پر تباہی مچنی ہے, وہاں پر ہر سال دوبارہ وہی کنسٹرکشن کی جاتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, میں اس کو
बहुत एक दूरंदेशी और बारीकबीनी से जब देखता हूँ ना, इस पे जितना अखराजात आज हम कर रहे हैं, इससे 60% कम पर 2 किलोमीटर आगे उन पूरे गांव को एक उसके लिए तमाम लोगों के लिए मुफ्त जमीन अगर हम दे दें ना एक्वायर करके, इससे पैसे कम लगते। और ये हमेशा हम दरिया के पेशावर में भी इस तरह है, हम हर साल चारसद्दा, नौशेरा और इस एरिया में घरों को उनकी मदद करते हैं, हुकूमत भी उनकी मदद करते हैं, बाकी लोग भी हमारे करते हैं। इसलिए मैं हुकूमत से, खासकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, वफाक से इस सूबे के अवाम की मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जहाँ जहाँ हमारे भाइयों के, बहनों के, बच्चों की अमवात हुई है, उसकी एक सर्वे करके वहाँ जहाँ नज़दीक ज़मीन है उसको एक्वायर करके इनको 5-10 मरले का प्लाट दे दे, ताकि ये सैलाब से सारी उम्र के लिए निजात पाए। खेत है, गंदम उगाई है, दीगर है, वो तो फिर दोबारा भी गंदम ले जाएगा, दोबारा खेती बाड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे बच्चे, बहनें और घर जो गिर रहे हैं, आप 300 आप देख लेंगे, ये फिगर 600 तक, 600 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोग बह गए, मीडिया, इंटरनेट, ये सब कुछ नहीं है। और इनके मवेशी पानी में बह गए हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए आप हुकूमत को चाहिए कि अब एक प्रॉपर सर्वे करके एक सही रिकमेंडेशन, वफाकी हुकूमत का भी फर्ज बनता है, सूबाई हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि इस पे बैठकर सियासत से बाला तर होकर इनकी घर और इनके सर पर एक छत मुहैया करे, और वो भी इस तरह के आइंदे के लिए सैलाब से महफूज। हाई साहब फरमाइएगा, पीर बाबा बाजार और दीगर ज़ेरे आब इलाकों में जो फौरी इमदाद कहा जा रहा है कि जी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बुनेर की हमने सूरत हाल देखी, और जिस तरह आप फरमा रही हैं बहुत सारे ऐसे इलाके, और खुदा न ख्वास्ता जो आप कह रही हैं कि कैजुअल्टी अभी जो 300 है ये 600 से भी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज पूरा एक डिस्कनेक्ट चल रहा है। इसके अंदर फिर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत किस तरह कोऑर्डिनेट कर रही है जो वहाँ इमदाद पहुँचानी है उसको लेकर? कल जो हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर गिरा है जिसमें 5 हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए हैं, इसका फिर प्रोसेस आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोऑर्डिनेशन अब हो रही है प्रॉपर? आपको लगता है चीज़ें कुछ थोड़ी सी वहाँ पर रसाई हो रही है इमदाद की? जी देखिए, मुसीबत और दुख की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, समाजी तंजीमें, तमाम सियासी जमातों का ये फर्ज है। देखिए, सबसे पहले मैं आज अखबार में पढ़ा कि फौज ने अपने 1 दिन की तनख्वाह दी, मैं उनको खैर तकसीम पेश करता हूँ। तो ये एक उन्होंने एक जज्बे का इजहार किया। तो मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, खासकर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से अपील करूंगा कि इनके लिए आप जो जो इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री जो इनकी जरूरियात है, अगर आप हुकूमत को देते हैं, अगर आप खुद जाके देते हैं, एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि उस मैकेनिज्म के तहत जो कुछ भी जाता है एक ही जगह पे जाए, और वहाँ पे इंतजामिया या सोशल वर्कर या सियासी जमातों के जो हमारे मशरान और कारकुन हैं कि वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करे कि हर है को उनका हक मिले, और एक लिस्ट बनाए। यार बुनीर में इन लोगों के घर जो है बिल्कुल मिलिया मीट हो चुके हैं, इनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है, इनको ये ज़रूरत है। तो मैं यकीन करता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं कल पंजाब का दौरा करूंगा, और हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सबको करनी चाहिए। हाई साहब, इसमें एक बड़ा अजीब सा एक मुश्किल सवाल है, मैं चाहूँगा आप इस पे जवाब दें। अभी फौज ने 1 दिन की सैलरीज दी, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम जो साहिब इक़्तिदार, जिनके पास जो मैनेज कर सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, कि वो भी करें। लेकिन माली साल 2025-26 में वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से निपटने के लिए 500 अरब दिए गए।
سر وہ کہاں پھر استعمال ہوئے؟ آپ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کی جو کوشش ہے، جو خواہش ہے، جو ریاست کر رہی ہے، وہ ایک اور جگہ ہے، لیکن 500 ارب روپے جو دیے ہی اس پرپس کے لیے تھے وہ کہاں گئے پھر؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ایک تو ایسا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور یہ اور بھی رلانے کا ہے. کیا اس ملک میں سسٹم نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں نظام نہیں ہے؟ کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اگر اس ملک میں فیڈرل گورنمنٹ یہ کہے کہ میں نے 500 ارب روپے دیے اور وہ کہاں چلے گیا، تو پھر اس ملک کے لیے نئے نظام کی تلاش کرنا ہوگا. پھر یہ بہت مشکل ہے، یہ تو بہت بڑی نااہلی ہے. عوام تو اس کا نہیں پوچھ سکتے. جس حکومت نے، جس ادارے نے، جس ادارے کو یہ دیا ہے، وہ اسی سے چیک بھی کر سکتا ہے، بازپرس بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. میرا خیال یہ اگر ہم ایسے موقعوں پر اس طرح کے الزامات کو ہوا دیں گے تو اس سے پہلے بھی ہمارے نوجوانوں کا کافی حد تک وہ دل برداشتہ ہے. تو میں چاہتا ہوں، میں محترم وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب سے، وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ جب میں گورنر تھا تو میرے بھی 2-3 اجلاسوں میں وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پیسے دیے وہ کہاں گئے. تو اس کا جواب جو سوال کرنے والا ہے وہی جواب دے گا کہ کس کو دیا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا فنڈ کا میکنزم جو ہے نا، اگر اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس سے ناکام نظام پھر ہے نہیں. اس کے لیے پھر سب کو سوچنا چاہیے. جس طرح کوستان میں اسکینڈل ہوا اربوں روپے کا، تو یہ تو پھر نظام کی بہت بڑی بالکل ٹھیک، ناکامی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حاجی غلام علی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی BLA اور اس کے ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، جس کے اوپر ہندوستان سراپا احتجاج ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین، دنیا بھر کی نظریں اب پاکستان کی جانب جمی ہوئی ہیں. ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے. امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی BLA اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف تعاون میں ایک بڑی پیش رفت ہے. اس اقدام کے ذریعے دونوں ممالک نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ موقف اپنایا ہے اور پاکستان کی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. یہ فیصلہ محض ایک کارروائی نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مستقل جدوجہد کی بین الاقوامی تصدیق ہے. یہ واضح کر دیتا ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے متحد قدم اور ٹھوس حکمت عملی لازمی ہیں، اور ہر اقدام ملکی استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان. سر تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. جنرل صاحب فرمائیے گا، امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. آپ اس فیصلے کو پاکستان کی سیکیورٹی حکمت عملی کے تناظر میں کس حد تک اہم سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے پاکستان، امریکہ اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا. وہ اس لیے کہ یہ سو کالڈ BLA اور مجید بریگیڈ کی جو دہشت گردانہ کارروائی ہے، اس سے جو خطرہ تھا CPEC کو،
جی یا جو خطرات تھے بلوچستان میں، جو بڑے بڑے اکنامک پروجیکٹس ہیں لائک سینڈک پروجیکٹ، ریکوڈک پروجیکٹس، اس سے خطرہ ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان، چائنا اور علاقے کے جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جو کہ لنکڈ ہیں سی پیک کے ساتھ، بی آر آئی کے ساتھ، ان سب کا فائدہ ہوگا. اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروسٹی کے بنیاد کے اوپر میرے خیال میں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ آگے بڑھے گی. اور اس سے دونوں ممالک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو تقویت ملے گی. آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز آلریڈی ایگریڈ کہ پاکستان مل کر ہمارے کوسٹل ایریاز میں تیل کی تلاش کرے گا، معدنیات کی تلاش میں بھی ہماری مدد کرے گا، خصوصاً جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ پاکستان کے کئی صوبوں میں ہیں ان کو نکالنے کے لیے. بالکل. لیکن دیکھیے بات یہ کہ جو بی ایل اے کی پہلی ڈیزگنیشن تھی جو کہ 2019 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی تھی، وہ تھوڑی سی لو گریڈ کی تھی، اس لیے کہ وہ صرف جو ہے ان کی فنڈنگ کو ٹارگٹ کرتا تھا. ابھی جب ان کی ڈیزگنیشن بدل کے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گیا ہے، اس کی ایک اور ایڈیشنل کنوٹیشن یہ ہے، اور وہ ہے کہ اب ان کو خود امریکہ کے لیے ایک خطرہ بھی قرار دیا گیا ہے. اور امریکن جو سٹیزنز ہیں ان کو ان کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہ رکھنے کا جو ہے یہ ایک اس کے لیے ایک حکم ہے. کیونکہ اگر کوئی کوآپریٹ کرے گا تو وہ قانوناً ان کو سزا بھی مل سکتی ہے. ویری رائٹ. اچھا سر، جی سر، اس میں ذرا یہ بھی فرمائیے گا، کیا اس فیصلے سے بلوچستان میں جاری جو ایک انسرجنسی ہے اور دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، اس پر کیا اثر پڑتا آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی ضرور ہوگی، اس لیے کہ دیکھیں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نے دوسری دفعہ اس فتنے کو اجاگر کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کو ری نیم کیا ہے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو کہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، تو ان کے جو سپانسرز ہیں اجیت ڈوول، جو کہ میں ان کو نیشنل انسیکیورٹی ایڈوائزر کروں گا، مودی یا را کے جو چیفز ہیں، ان کے اوپر کوشچن ضرور امپوز ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے ابھی انٹرنیشنلی بھی ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. ان کو یہ پرووائڈ کرتے رہے فنڈنگ، ہنڈی، حوالہ، بٹ کوائنز، ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو یو اے ای سے، دبئی سے اور دوسرے ممالک سے. تو میرے خیال میں ابھی ان کے لیے کچھ یہ مشکل ہو جائے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ ہوگا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ایف اے ٹی ایف میں بھی پاکستان اور شاید امریکہ مل کر ان کو ایف اے ٹی ایف میں لے جائیں تاکہ ان کو بلیک یا گرے لسٹ میں لگایا جائے. ویری رائٹ. سر، اس میں دو چیزیں ہیں، دو بڑی اہم امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ان پہ ذرا مجھے بتائیے گا. ایک تو جو سیکیورٹی فورسز پاکستان کی حالیہ مہینوں میں ان کی بلوچستان میں کامیاب آپریشنز، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کو بین الاقوامی سطح پر ان تنظیموں کے خلاف مزید کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس بین کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بہت تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے پھر کنسالیڈیٹ کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں وہاں پہ تو آپ کو اگر یاد ہو کہ جب جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی اور جس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس ڈکلریشن میں اس کا ذکر بھی ہے، تو اس وقت جب 31 بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا رمضان کے مہینے میں اور 300 کو یرغمال بنایا گیا، بچے، بوڑھے اور بے گناہ لوگ، غریب لوگوں کو، تو انڈیا میں وہاں پہ جشن منائی گئی. ان کی جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، ان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے،
उन्होंने भी बड़ी खुशियां मनाई बजाय कंडेम करने के। इंडिया के किसी भी क्वार्टर से उसके लिए कंडमनेशन का एक लफ्ज नहीं निकला, जबकि यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया ने, यूएस ने उसको कंडेम किया था, ओपनली कंडेम किया था। तो मैं समझता हूं कि अब इस तरह की मजीद दहशतगर्दी करना इंडिया के लिए खुद एक खतरा होगा, लेकिन साथ साथ हमें इनके जो सेफ हेवन्स हैं जहाँ पे भी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे ईरान में है, दुबई में है या किसी और जगह पे हैं, उनका सुराग लगाना होगा और इनको ख़त्म करना होगा, इनके फाइनेंसेस को ट्रेस करना होगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर उनके कोई भी फैसिलिटेटर्स हैं, उनको भी मेरे ख्याल में पकड़कर करार वाकई सजा देनी होगी। अच्छा सर, इसमें दो चीज़ें, एक थोड़ा सा और आगे इसका अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, हमने देखा लाल किले के ऊपर नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी, अजीत दियोल क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह का रियासती स्टेट स्पॉन्सरशिप टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान की तरफ से आती है, स्पेसिफिकली बीएलए को लेकर, ये भी एक कोई ढकी छुकी बात नहीं है। उनकी जो वीडियोस हैं, जिस तरह वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सारा हमने इन द रीसेंट टाइम्स देखा है। इसको आप किस तरह फिर देखते हैं, इस पे क्या हिकमत अमली आप देखेंगे? देखिए, बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 4-5 साल पहले खुद इंडिया के इनकी जो इनॉग्रेशन हो रही थी, तो खुद उन्होंने जिक्र किया था इसका, बलोचिस्तान का जिक्र किया था। तो देखिए, ये सारी दुनिया को भी पता है। मैं समझता हूँ कि यूएन को कम से कम और यूएस को इनके जो स्पॉन्सर थे उनके ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। उन्हें ये भी पता है कि इंडिया, देखिए, अभी एक रोक स्टेट है, वो किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को, मसलन इंडस वाटर ट्रीटी को या शिमला एग्रीमेंट को या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर को नहीं मानता। वो पूरी दुनिया में जाके दहशतगर्दी करता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत बड़ा एक अनस्टेबल पावर है और खुद बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। वो अपनी मिलिट्री फोर्स जो है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पूरे खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। और मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए और इंडिया को इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत अंडर आर्टिकल 6 और 7 दोनों उनको जो है उनके सामने लाना करना चाहिए, उनके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। वेरी लास्ट सर, बताइएगा कि दाइश, टीटीपी, बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान की जो मौजूदा हिकमत अमली है, इसको किस हद तक आप मौसर समझते हैं? देखिए, इसमें कमियां जरूर हैं, और कमी ये है कि जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी फंडिंग को बढ़ाना ज़रूरी है। उनकी जो ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है, और जब तक इनकी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, खुसूसन बलोचिस्तान में और केपी में। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डिफेंसिव हिकमत अमली है वो कमज़ोर रहेगी। साथ साथ जो डिटरेंस का एलिमेंट है कि टू गो आफ्टर द टेररिस्ट वेरेवर दे मे बी, एज आई सेड, काइनेटिक जो है तरीके से, अलॉन्ग विद अफगानिस्तान और ईरान के गवर्नमेंट के हेल्प से हमें जो है इसको और ज्यादा इन्वाइगोरेट करने की जरूरत है। वेरी राइट। लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो अशतर औसाफ अली, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, कभी इमरान खान की सियासी अलामत बनी गाला की वो वसी और अरीज़ जायदाद जो शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी की पहचान थी, आज कानून की गिरफ्त और अदालती अहकामात के तहत नीलामी की तरफ बढ़ रही है। इसी दौरान लाहौर में 9 मई के साने के मुकदमात में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने
जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने और थाना शादमान लाहौर को आग लगाने के केसेस में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को सख्त सजाएं सुनाई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और सेनेटर रियाज चौधरी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, भारी जुर्माने और जायदाद जब्तगी की सजाएं दी गई हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी इन इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं। दीगर रहनुमाओं में बशमूल आयशा अली भुट्टा, आलिया हमजा और सनम जावेद को भी कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। यूं एक वक्त की सियासी ताकत आज अदालतों के फैसलों और जायदाद की नीलामियों में सिमटती दिखाई देती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के 2 मरतबा। बहुत शुक्रिया अशतर साहब आपके टाइम देने का। अशतर साहब फरमाइएगा, बनी गाला की जायदाद की नीलामी ये अमल खालिस कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या इसमें सियासी पहलू भी झलकते हैं? देखिए, जब भी पॉलिटिकल लोगों के केसेस होते हैं, पॉलिटिशियंस के केसेस होते हैं, वो लोग जो इलेक्शन में बिलवास्ता या बिला वास्ता हिस्सा लेते हैं और ये सब कुछ, जब उनके ऊपर मुकदमात चलते हैं और वो तो फिर उसको हमेशा टिंज दी जाती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। उस बात से कतई नजर कि ये टिंज जो है वो सही है गलत है, बेसिकली तो हमने देखना ये है कि क्या कानून के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है वो शायद पहली दफ़ा उसका जिक्र नहीं हो रहा, पहले भी उसका जिक्र हो चुका है। एक जजमेंट आई थी जिसमें उस बनी गाला की प्रॉपर्टी के बारे में तहकीकात की गई और होते होते वो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ज़ाहिर है उस वक्त के जो लोग थे जो जजमेंट सुनाते थे और डिक्टेट कराते थे और ये सब कुछ था, वही कर सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला और वहाँ पे सवाल ये था कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से हासिल की गई, किस तरीके से हासिल की गई, और जो उसकी सेल डीड है उसके ऊपर क्या स्टैम्प ड्यूटी दी गई या नहीं दी गई। तो वो मामला जो है वो उसको कभी भी प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेट नहीं किया गया। एक तो ये हो गया। दूसरा कि जब किसी के ऊपर कोई सजा दी जाती है तो अगर कानून में गुंजाइश है कि उसे वो जुर्माने भी रिकवर किए जाए, तो फिर उसके अगर वो जुर्माने अदा न किए जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके ये सब कुछ किया जाता है। और दिस इज हाउ द लॉ प्रोसीड्स, दिस इज हाउ द लॉ रिक्वायर्स। तो ये सब चीजें जो है, अब जाहिर है इसके खिलाफ अपील ऑल दैट, ये फैसले जो हैं ये चलेंगे। अपील में क्या होगा उसके अभी कुछ कहना करी नहीं। यही मेरा सवाल था कि जब जायदाद जब्तगी की बात करते हैं, आपने जो बात बताई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ये हुक्म कानूनी एतबार से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि कितना मजबूत है, क्या इस फैसले को आसानी से चैलेंज किया जा सकता है या आपको लगता है नहीं, ये जो फैसला आया है इसके ऊपर जिस तरह अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है डाउन द रोड इसको स्ट्राइक ऑफ करना मुश्किल होगा हायर कोर्ट्स की तरफ से? देखिए, किसी का एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंस लाजिम नहीं है, और वो आपने देखा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बैरून मुल्क लोग रहते हैं और वहाँ से भी वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जराइम का इर्तिकाब करते हैं। तो ये अगर साबित हो जाए कि इस सारे मामले में जो मुहर्रक थे वो इमरान खान थे, उनकी हिदायत थी, उनकी हिदायत को आगे अमली जामा पहनाया गया, तो फिर तो ये एक टाइट केस हो जाएगा। और वो कैसे होगा, वो या तो वो खुद कहें कि हमें आप माफ कर, हम वही दे देंगे, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, जो इंटरसेप्शंस हुई हैं और जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर वो भी साबित हो जाए तो वो ठीक है। अगर ये अपीलेट कोर्ट जब इसको देखेगी तो फिर वो अगर उसके अंदर वो देखें कि ये जो डॉट टू डॉट कनेक्शंस हैं, यानी कड़ियां जो हैं, अगर नहीं मिलती तो जाहिर है उसका होगा। बट इट विल ऑल डिपेंड कि एविडेंस क्या रिकॉर्ड के ऊपर आया, किस तरीके से एनालाइज किया और उसको किस तरीके से इम्पीच करेंगे वो
before the appellate court. So that would really determine the fate of these cases. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जहाँ तक सज़ाओं का इकट्ठा काटना है, अदालत ने ये डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को मुख्तलिफ मकामात पर दी गई सज़ाएँ इकट्ठी काटने का हुक्म दिया है। ये जो इकट्ठे मुकदमात हैं, ये कानूनी और आइनी असूलों के तहत किस हद तक दुरुस्त हैं और इसकी अमली असरात क्या हो सकते हैं जी, या होंगे? हाँ, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कैद को इकट्ठा काटने का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, पुराना है। और इसके अंदर भी जो है वो कुछ यूं होता है कि अगर आपने एक ही जुर्म किया और आपने मुख्तलिफ जगहों पे उसका इर्तिकाब कर दिया है, उसका इम्पैक्ट एक ही है, तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको कहेगी कि हर सजा जो है वो अलग अलग काटी जाएगी और या वो उनको इकट्ठा किया जाएगा। तो ज्यादातर ये होता है कि उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, अनलेस जिस तरह मर्डर में आपने 10 मर्डर किया हो तो आपको फिर एक सजा नहीं दी जाएगी, आप हर कत्ल की आपको अलग अलग। लेकिन आपने नुकसान करवाया या किया एक पर्टिकुलर चीज का, तो उसकी आपको मल्टीपल सजाएं नहीं होंगी। सजा तो होगी बट उसको मल्टीपल सजाएं भी होंगी, लेकिन उनको आप इकट्ठे काटेंगे। ये नहीं है कि आपको अगर एक जगह पे और दूसरी जगह पे एक ही चीज के लिए किया गया है तो आपको 10-10 साल, यानी 10 साल खत्म होंगे तो फिर 10 साल शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो इनकी जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स का वो यही है। ठीक। अच्छा, इसमें सर एक और चीज़ भी ज़रा ऐड कीजिएगा, जब जुर्माना और मज़ीद कैद, क्योंकि अगर जुर्माना अदा ना किया जाए तो इजाफी कैद देना, ये किस आइनी बुनियाद पर जायज़ करार पाता है? क्योंकि ये भी एक डिबेट शुरू हो गई है जी। जी, मैं अर्ज करूं कि जब सजा हो कैद की और साथ में जुर्माने की, तो वो दो मुख्तलिफ सजाएं हैं, इन द सेंस कि इतनी आपने सजा काटनी है जेल में और इतना जुर्माना है विच इज जो आपसे रिकवर किया जाएगा। अगर आप जुर्माना नहीं देते तो फिर उसके एवज आपको कैद होगी, और ये सीआरपीसी में लिखा हुआ, दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल सही। अपील के रास्ते की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा इन सज़ाओं को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस आइनी आर्टिकल के तहत चैलेंज कर सकते हैं, और उनके पास वंस अगेन वही बात है कि कितनी कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि बहुत सारे जो वकला हैं, लीगल फैटर्निटी के लोग, वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट की सज़ाएँ हैं। इसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं जी? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा ना, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि एनालिसिस ऑफ द एविडेंस के ऊपर। हाँ, क्या उनके पास फोरम मौजूद है? वो फोरम है अपील का, और वो अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। अपील, याद रखिए, इज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। उसमें सारा रिकॉर्ड पढ़ा जाएगा, सारा एविडेंस पढ़ा जाता है, हर चीज जो है वो बिल्कुल उस तरीके से देखी जाती है, सिवाय इसके कि नई एविडेंस जब तक कि कोई दरखास्त न दे रिकॉर्ड नहीं होती। बट नेवरदलेस इट रीओपन्स द केस, हर एक चीज को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है। अशतर साफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक निहायत और संगीन मरहले से गुजर रही है, जहाँ गुर्बत की शरह 45% तक पहुँच चुकी है और लाखों शहरी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए लंडा बाज़ार की जानिब मजबूर हो गए। वही बाज़ार जो कभी सिर्फ सस्ते कपड़ों का मुतबादिल समझा जाता था और शहरियों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, आज इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,37,000 टन तक पहुंच चुकी है, जो ना सिर्फ मईशत के नाजुक हालात बल्कि शहरियों की मजबूरी और माशरती बदहाली की अक्कासी भी करती है। लंडा बाज़ार की भीड़, सस्ते कपड़ों की भरमार और ख़रीदारों का रश माशी बहरान की संगीनी को वाज़िया करता है। हर गली, हर मार्केट में शहरी सस्ते इस्तेमाल शुदा कपड़ों के लिए जमा हैं, और ये मंजर माशी दबाव की एक तकलीफ देह हकीकत पेश करता है। माहिरीन माशियात कहते हैं कि इस रुझान में इजाफा मकामी सनतों के लिए ख़तरा है, और ये मुल्क की माशी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान लगाता है।
शहरी अपनी महदूद आमदनी के बायस सस्ते कपड़ों पर इन्हिसार कर रहे हैं और यही वजह है कि इस्तेमाल शुदा कपड़ों की बढ़ती हुई दरामद में इजाफा एक मुस्तकिल रुझान बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में असरात सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी तक महदूद नहीं हैं, मकामी सनतें मुतासिर हो रही हैं, कारोबारी शोबे की तरक्की रुक गई है और बरामदात पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। सनती शोबे में अपनी पैदावार में कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर सार्फिन सस्ते दरामद शुदा कपड़ों की तरफ रुजू कर रहे हैं। इसके अलावा सकाफती और माशी सतह पर भी ये रुझान तब्दीली ला रहा है क्योंकि शहरी नई अशिया ख़रीदने की बजाय इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर इन्हिसार करने पर मजबूर है, जो मुल्क की सनती तरक्की और कारोबारी खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ये सूरत हाल माशी दबाव की शिद्दत, शहरियों की मजबूरी और मुल्क की माशी पॉलिसियों के दरमियान एक पेचीदा कशमकश की अक्कास है। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की बढ़ती हुई दरामद ना सिर्फ माशी नाहमवारी और गुर्बत के असरात को नुमायाँ करती है, बल्कि ये मुल्क की मुस्तकबिल की सनती तरक्की और इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए भी एक चैलेंज बन चुकी है। हर गली और बाज़ार में नज़र आने वाला ये मंजर हमें याद दिलाता है कि शहरी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए किस हद तक महदूद हो गए और ये कि मुल्क की मईशत किस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर पहलू में असर डाल रही है। पाकिस्तान की हकीकत जो कभी ख्वाब लगती थी आज हमारे सामने वाज़िया है और नाकाबिले नज़र अंदाज। माशी दबाव, बढ़ती हुई दरामद और शहरियों की मजबूरी ने एक ऐसे मंजरनामा पेश किया है जो हर शहरी के लिए एहसास बेदारी है और मुल्क की माशी पॉलिसियों के लिए संजीदगी की ज़रूरत को उजागर करता है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।